हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में आयु नाम की लड़की अपने फ्रेंड यान्सी के पास जाकर उसे कहती है कि क्या तुमने मेरी माँ की दुकान तोड़ी और तुम ऐसी क्लब जैसी जगह पर आकर अब दारू वगैरह भी पीने लगे। यान्सी कहता है कि मेरा जो मन करेगा वो करूँगा, एंड जहाँ तक तुम्हारी माँ की बात है तो वो तो मरना डिजर्व करती है। ये सुनकर वो उसे मार देती है कि यान्सी गुस्से में ही उसे बाहर लेकर जाता है। आयु कहती है कि आखिर में तुम मेरी माँ को परेशान करना कब बंद करोगे, कि वो कहता है कि फिर मैं उसे मार देता हूँ, इससे वो ज़्यादा परेशान नहीं होगी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल मेरी ही तरह सफ़र करो। उसी वक्त चैंग नाम का लड़का दूसरे शहर से अभी अभी आया था। वो भी इन दोनों को इस तरह से झगड़ा करते देख लेता है। आयु यान्सी से कह रही थी कि वो एक्सीडेंट मेरी माँ ने जानबूझकर नहीं किया था, वो गलती से हो गया था। इस वजह से मेरी माँ ने तुमसे काफ़ी बार माफ़ी भी मांगी है। कि यान्सी कहता है कि गलती से हुआ हो या फिर जानबूझकर, मैंने उस एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खोया और ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। ऐसी औरत जीने के लायक नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मर जाए। आगे हम आयु की बेस्ट फ्रेंड वान्यू को देखते हैं। उसके घर पर ये लड़का आया था। ये वान्यू का कजिन है और उसका नाम चैंग है। चैंग यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था और 1 साल तक यहीं पर रुकने वाला था। अगले दिन वान्यू चैंग को घसीटते हुए आयु के घर पर लेकर जा रही थी कि आज तो मुझे तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड आयु से मिलवाना है। उस वक्त आयु के घर पर यान्सी आकर वापस से झगड़ा कर रहा था। वान्यू उसे देखकर कहती है कि यान्सी, तुमने स्कूल आना क्यों छोड़ दिया? हमारे एग्जाम्स आकर चले गए और तुम उनमें फेल हो चुके हो। यान्सी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड वो वहाँ से जाने लगता है कि वान्यू चैंग को आयु से मिलवाती है कि ये मेरी फ्रेंड है। यान्सी जेलसी में ही एक बार पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर आयु चैंग से बातें कर रही थी। चैंग को तो आयु पहली ही नजर में काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। आयु के घर में उसकी माँ और नानी है। नानी को भूलने की बीमारी है और उसकी दवाइयाँ भी चालू है। वान्यू पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थी, इसीलिए वो स्पेशली आयु का यहाँ पर होमवर्क कॉपी करने आई थी। वो तो अपना काम करने चली जाती है। ये दोनों फ्री थे, कोई काम नहीं था, इसीलिए ये लोग फ्रूट्स तोड़ने चले जाते हैं। चैंग फ्रूट्स तोड़ रहा था कि आयु देखती है कि हवा की वजह से चैंग का टमी दिखाई दे रहा है, जिससे वो थोड़ी शर्मा गई थी कि तभी ही चैंग का पैर फिसलता है और वो सीधा उसके ऊपर आकर ही गिरता है। अब यहाँ पर आयु का लिपस्टिक का मार्क उसकी टी शर्ट पर लग जाता है। आयु तो इस चीज से काफी नर्वस हो गई थी, पर चैंग को ये काफी क्यूट लगता है। घर वापस आने के बाद भी चैंग इसी किस के निशान को देखे जा रहा था एंड आयु के बारे में सोच रहा था। वहीं पर आयु अपनी माँ की दुकान पर उसकी जगह पर काम कर रही थी कि तभी ही वहाँ पर चैंग आकर उसके पास से फर्स्ट एड मांगता है। कि वो पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? वो कहता है कि चोट मुझे नहीं, तुम्हें लगी है। इतना बोलकर वो उसके हाथ में बैंडेज लगा देता है। जब वो ये कर रहा था कि आयु बस उसे ही देखे जा रही थी। फिर कहानी सीधा हमें 7 सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर आयु किसी रेडियो स्टेशन में काम करने लगी थी। उसे वहाँ पर एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें उसकी स्कूल टाइम की कुछ फोटोज थी एंड लिखा था कि आयु, उम्मीद है कि तुम कुछ भूली नहीं होगी। इसे पढ़कर वो काफ़ी डर जाती है, मगर फिर खुद को शांत करते हुए वापस से अपना काम करने लगी थी। जहाँ पर उसे अपने फैंस की कहानी सुनानी थी, वो एक लेटर को ओपन करके जैसे ही कहानी सुनाना शुरू करती कि उसे पता लगता है कि ये तो उसी की ही कहानी है। वापस से कहानी 7 साल पहले जाती है, जहाँ पर हाई स्कूल में आयु काफी मजे से म्यूजिक सुनते हुए अपने स्कूल जा रही थी कि कोई उसे दूर से ही देख रहा था। यहाँ पर वान्यू चैंग को स्कूल लेकर आ रही थी और उसे समझा रही थी कि हमारे स्कूल में एक टीचर वायरस है, तो दूसरा मुगेम्बो और तीसरा टकलू मास्टर, तो तुम इन तीनों से ही संभल कर रहना। पर चैंग का ध्यान उसकी बातों में कम और आयु को देखने में ज्यादा था। क्लास में आयु यान्सी से कुछ बात करना चाहती थी, मगर वो तो उसे फुल्ली इग्नोर करता है
कि तभी ही वहाँ पर टीचर चेंग के साथ आ जाते हैं। इन सभी को बताते हैं कि ये नया स्टूडेंट हमारे क्लास में ही पढ़ेगा। चेंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं चेंग, वान्यू का कजिन, हीचुआन स्कूल से यहाँ पर आया हूँ। और ये सब कुछ बोलते हुए वो आयु की ही तरफ देखे जा रहा था। ये देख यान्सी वापस से जेलस हो जाता है। टीचर देख रहे थे कि अब मैं इसे कहाँ बिठाऊं कि वो कहता है कि मुझे यान्सी के बाजू में बैठना है क्योंकि वो यहाँ का टॉप स्टूडेंट है। अगर मैं उसके पास बैठा तो मुझे पढ़ने लिखने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। आगे क्लास खत्म हो जाने के बाद ये सारे स्टूडेंट बास्केटबॉल खेल रहे थे। यान्सी साइड में अकेला बैठा था, मानो जैसे उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना हो। तभी ही वहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं, जहाँ पर चेंग आयु से कह रहा था कि मैं यहाँ पर नया हूँ तो क्या तुम मुझे पूरा स्कूल घुमाओगी। यान्सी का ध्यान भी इन दोनों की तरफ जाता है। बॉल आयु को हिट करने ही वाली थी कि चेंग उसे धक्का दे देता है और उस बॉल को पकड़ लेता है। अपने ऊपर पानी गिरने की वजह से आयु अपने आप को कवर करते हुए नीचे बैठ गई थी। चेंग इन लोगों से कहता है कि तुम लोग जरा ध्यान से खेलो। इतना बोलकर वो जैसे ही उस बॉल को हिट करता कि वो सीधा बास्केट में जाकर गिरती है, जिसे देख सारे लड़के वहां पर इम्प्रेस हो जाते हैं कि चेंग को तो ये गेम खेलना काफी अच्छे से आता है। लेकिन यान्सी उसकी तरफ काफी गुस्से से घूर रहा था कि तभी ही चेंग का ध्यान आयु पर जाता है एंड वो अपनी शर्ट निकालकर जल्दी से उसे पहनाता है। तभी ही कोई उन दोनों की साथ में फोटोज खींचकर जल्दी से वहां से भागता है। आगे टीचर यान्सी को स्टाफ रूम में मिलने के लिए बुलाते हैं, जहां पर वो उसे समझा रहे थे कि तुम पास्ट को लेकर स्कूल आना मत छोड़ो। देखो तुम एक होशियार स्टूडेंट हो, अगर तुमने स्कूल आना छोड़ दिया तो तुम्हें कभी भी अच्छी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा और तुम अपने फ्यूचर को बर्बाद कर दोगे। पिछली बातों को भूल जाओ, जो होना था सो हो गया, तुम अभी प्रेजेंट पर फोकस करो। आगे यान्सी जब स्टाफ रूम से बाहर निकल रहा था कि उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है एंड वो उसको देखने के बाद जल्दी से वहाँ से भागता है। वान्यू और चेंग भी अपने घर की तरफ जा रहे थे कि चेंग के फ़ोन में भी एक मैसेज आता है, जिसमें आयु की काफ़ी गंदी फ़ोटो किसी ने खींचकर अपलोड कर दी थी। आयु इसे देखे उससे पहले ही चेंग वहाँ पर आकर उसका फ़ोन तोड़ देता है। यान्सी भी उसके पास कुछ ऐसा ही करने आ रहा था। चेंग उसे कहता है कि तुम्हें अभी के अभी मेरे घर जाना होगा क्योंकि वान्यू को स्टडी में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो कहती है कि क्या मैं थोड़ी देर बाद आ सकती हूँ क्योंकि मुझे घर जाकर दुकान को भी संभालना है। कि चेंग कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम अभी नहीं गई तो वान्यू हल्ला मचा देगी। आयु को वहाँ से भेजने के बाद ये दोनों ही लड़के उस बंदे को ढूंढकर पूरे स्कूल के सामने उसकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं। चेंग कहता है कि अगर आगे से किसी भी लड़की की गलत एंगल से फ़ोटो खींचकर उसे इंटरनेट पर अपलोड किया तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगा। इस बंदे को यान्सी से पता नहीं कौन सी पर्सनल दुश्मनी थी कि वो उसे प्रोवोक करने के लिए उसके सामने थूकता है कि यान्सी को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे दोबारा मारता है। पर तभी ही वहाँ पर ये टकलू टीचर आकर उन सभी की डांट लगाते हैं कि स्कूल खत्म हो गया तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने घर जाओ। आयु के घर में आज नानी का जन्मदिन था, मगर उसका मेमोरी लॉस्ट होने की वजह से वो कुछ भी बोले जा रही थी। आयु की माँ वो उस एक्सीडेंट की वजह से ट्रॉमाटाइज हो गई थी। उसे नानी की बातें अच्छी नहीं लगती एंड वो उससे झगड़ा करने लगती है, उसे हर्ट करने लगती है कि आयु उन दोनों को ही शांत कराती है कि प्लीज़ आप लोग इस तरह से झगड़ा करना बंद करें। आयु अपने रूम में आने के बाद अपने फादर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी कि काश आप जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। अगले दिन नानी ने बेड पर ही सूसू कर दी थी कि वो काफ़ी रो रही थी कि मुझसे ये कैसे हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला। कि आयु कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर दूंगी। यहाँ पर आयु उसे काफ़ी प्यार से हैंडल कर रही थी। वहीं पर यान्सी अपनी किसी ब्यूटी पार्लर वाली फ्रेंड से मिलने गया था। वो कहता है कि बताओ तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया। वो कहती है कि मैंने सुना कि कल पूरे स्कूल के सामने तुमने वांगचुन के छोटे भाई को मारा, क्या ये सब कुछ तुमने आयु की वजह से किया।
अभी वांगचुन काफी गुस्से में है और वो इस चीज का बदला तुमसे लेना चाहता है। तुम जानते हो कि उस आयु की माँ ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा, फिर भी तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो, उसे जाने क्यों नहीं देते। यान्सी कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे यही सारी बातें करनी है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आगे यान्सी स्कूल आ गया था, जहाँ पर उसका एक घुंघराले बाल वाला दोस्त इन सभी को अपने घर पर मूवी देखने के लिए बुला रहा था। यान्सी तो इस चीज़ के लिए मना करता है, मगर वो बंदा ज़बरदस्ती इन सभी को अपने घर पर लेकर आता है। जहाँ पर ये लोग अवतार मूवी देख रहे थे, तभी ही वहाँ आयु की माँ आती है। वो कहती है कि मुझे पता लगा कि तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रही हो, तो सोचा मैं तुम्हें पिकअप करती जाऊँ। वैसे वो दूसरे बच्चों के लिए खाना लेकर आई थी। वो यान्सी को उसका फेवरेट स्नैक देती है कि वो उसे फेंक कर कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से कुछ नहीं चाहिए। वो तो रोने लगती है कि मैंने तुमसे कितनी बार माफ़ी मांगी, तुम इस बात को जाने क्यों नहीं देते। वो एक्सीडेंट गलती से हुआ था, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन यान्सी के लिए अपने पेरेंट्स को खोना बिल्कुल एक ट्रॉमा जैसा था। चैंग को ये सब कुछ देखकर आयु और यान्सी दोनों के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन यान्सी गली के गुंडे वांगचुन की गैंग में शामिल हो गया था कि आयु उसे समझाने आती है कि वो ये सारी टपोरियों वाली हरकतें करना बंद कर दे। वो पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान था, तो उसे इसी तरह से रहना चाहिए। यहाँ पर यान्सी तो कुछ नहीं कहता, पर वो जो ब्यूटी पार्लर वाली फ्रेंड थी तानचिंग, वो आकर उसे बुली करने लगती है कि एक तो तुम्हारी माँ की वजह से यान्सी ने अपने पेरेंट्स खोए और तुम यहाँ आकर उसे सलाह दे रही हो, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती। चैंग उसी रास्ते से जा रहा था कि वो इन सभी लोगों को देखकर जल्दी से आयु को बचाने पहुंच जाता है। पुलिस वहां पर पेट्रोलिंग करने आ रही थी कि उसकी सायरन की आवाज सुनकर ये सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद तानचिंग चैंग के पास आकर उसे बताती है कि यान्सी मोटर बाइक से तुमसे रेस लगाना चाहता है। वो कहता है कि ठीक है, पर अगर मैं जीत गया तो यान्सी से कहना कि वो आयु को आगे से परेशान ना करे। वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम यान्सी के सामने जीत जाओगे। वो यान्सी है, वो तुम्हें एक ही सेकंड में हरा देगा। चैंग को पर उसकी बातों से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन से ही वो मोटर बाइक चलाना सीखने लगता है। 5 दिनों के बाद यान्सी से उसकी रेस होने वाली थी। यान्सी वांगचुन नाम के गली के गुंडे की टीम में शामिल हो गया था। फिर 5 दिनों के बाद इन दोनों के बीच में रेस होने वाली थी। यान्सी चैंग से कहता है कि अगर तुम आज हार गए तो तुम ये शहर छोड़कर चले जाना। यानी कि यान्सी अभी भी चैंग से जेलस था कि अगर आयु ने मुझे छोड़कर इसे पसंद कर लिया तो क्या होगा। आगे इन दोनों के बीच में रेस शुरू होती है कि आयु आकर इन दोनों को ही रोकती है कि प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो। आयु जिस तरह से चैंग की फिक्र कर रही थी, ये चीज यान्सी को पसंद नहीं आती। ये वांगचुन का छोटा भाई एक ही टस आयु को घूरे जा रहा था। देखकर ही पता लग रहा था कि इस बंदे के इरादे आयु के लिए ठीक नहीं। तभी ही वान्यू टीचर के साथ उसी तरफ आ रही थी, जिसे देखिए सभी लोग वहां से भागते हैं। आयु ने अभी चैंग का हाथ पकड़ा था और चैंग को उसके साथ इस तरह से भागने में काफी मजा आ रहा था। टीचर से बचने के लिए ये दोनों किसी सुमसाम गली में पहुंच गए थे। चैंग देखता है कि अभी आयु उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज है कि उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। आयु कहती है कि वो चले गए हैं तो अब हमें भी चले जाना चाहिए। उसी रात ये लफंगा लड़का यान्सी के पास आकर उसे लड़ने लगता है। पता नहीं इसे यान्सी से कौन सी दुश्मनी थी, ये बस ऐवे ही यान्सी को पसंद नहीं करता था। अगले दिन इनका एग्जाम था। वान्यू बेचारी, उसे कुछ आता नहीं था, इसलिए ऐसे ही पासा फेंक कर जो भी नंबर उसमें आ रहा था उस हिसाब से जवाब लिख रही थी। ये देख टीचर सिर पकड़ लेते हैं कि पता नहीं इस लड़की का फ्यूचर में क्या होगा। आयु यान्सी की सीट की तरफ देख रही थी
क्योंकि आज उनका एग्जाम था और वो आज आया नहीं था। चैंग आयु की तरफ देख रहा था। वो समझ जाता है कि आयु को यान्सी की फिक्र हो रही है। वहीं यान्सी कल रात हुई लड़ाई के बाद अपने घर पर आराम कर रहा था। हम देखते हैं कि उसने काफ़ी सारे कंपटीशन जीते हैं। वो स्टडी करने में भी काफ़ी अच्छा था, पर अपने माँ बाप के मरने के बाद अब वो काफ़ी अकेला पड़ गया है एंड ऐसा बन गया। वो और आयु बचपन से ही साथ थे और वो आयु को काफ़ी पसंद भी करता था। तभी ही तानजिंग वहाँ पर आकर उसे दवाइयाँ देती है एंड कहती है कि मैंने सुना कि कल तुमने वांगजुन के छोटे भाई से लड़ाई की। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम वांगजुन की गैंग में इसीलिए शामिल हुए ताकि तुम आयु को उन दोनों गुंडे भाइयों से बचा सको, पर ये गलत है। इस चक्कर में तुम अपना खुद का नुकसान करवा रहे हो। यान्सी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए दवाइयाँ लेकर दरवाजा बंद कर देता है। जब ये लोग घर वापस जा रहे थे कि चैंग को आयु की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो यान्सी के घर पर उसका एग्जाम पेपर देने गई थी, तो वान्यू को अपने रिजल्ट की चिंता हो रही थी कि अगर वो पापा ने देख लिया तो वो तो मुझे सीधा चांद पर पहुंचा देंगे। काश मैं अपना दिमाग थोड़ा अपडेट कर पाती। अगले दिन क्लास में आयु और चैंग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे कि यान्सी जेलसी में ही आयु को नीचे गिरा देता है कि चैंग को ये देखकर उस पर गुस्सा आ गया था। ये दोनों बस लड़ने ही वाले थे कि आयु इन दोनों को ही शांत कराती है। टीचर जो कि क्लासरूम की ही तरफ आ रहे थे, वो इन दोनों को देखकर पूरे स्कूल की सफाई करने की इन दोनों को सजा देते हैं। आयु जब स्कूल से घर वापस जा रही थी कि ये वांगजुन का छोटा भाई उसका पीछा कर रहा था, पर चैंग के आने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। चैंग देखता है कि आयु लालटेन फेस्टिवल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए वो उसी रात 2 लालटेन्स लाकर उसे जलाता है। यहाँ पर ये दोनों ही विश मांगते हैं कि हम लोग अच्छे से कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर ले। फिर से कहानी हमें 7 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर इतने सालों के बाद चैंग वापस एब्रॉड से यहाँ पर आया था। तभी उसकी टक्कर आयु से होती है, जो कि जल्दी जल्दी में ही कहीं जा रही थी। उसे इतने सालों के बाद देखकर चैंग तो बिल्कुल फ्रीज हो गया था। वो उसे मिलने उसके घर जाता है, मगर दरवाज़ा खटखटाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि तभी ही आयु दरवाज़ा खुलती है। वो अपने काम की वजह से बाहर जा रही थी। वो उसे देखकर अंदर आने को कहती है। वो देखता है कि आयु अब इस घर में अकेली रहती है, क्योंकि अब आयु की माँ की मौत हो चुकी है और जहाँ तक नानी की बात है तो अब वो नर्सिंग होम में रहने लगी है। वो पूछती है कि तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ, कि वो कहता है कि मेरी फैमिली का पुराना घर यहाँ पर था तो मैं उसे बेचने आया हूँ। वो देखता है कि आयु के घर का नल टूटा हुआ है, तो वो उसे फिक्स कर देता है एंड कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकने वाला हूँ, अगर तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जब चैंग आयु को उसके वर्क प्लेस पर छोड़ने जा रहा था कि हम देखते हैं कि यान्सी दूर से ही उन पर नजर रखे हुए है। आयु के चाहते ही चैंग उसके पास आता है उसे पीटने के लिए, पर ये तो यान्सी था। ये देखकर वो रुक जाता है। आगे वो उसे पूछता है कि क्या तुम इसी शहर में थे, कि यान्सी कहता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। वैसे तुमने तो आते ही आयु को पटाना शुरू कर दिया, कि वो कहता है कि और तुमने आते ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तभी ही वहाँ से स्कूल के 2 बच्चे रेस लगाते हुए निकलते हैं कि उनको देखकर इन दोनों को अपना बचपन याद आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ते हैं। फिर से कहानी 7 साल पीछे जाती है, जहाँ पर आज वान्यू का बर्थडे था। आयु वहाँ पर नहीं आना चाहती थी क्योंकि उस पार्टी में यान्सी भी आने वाला था। वो तो वान्यू को उसका गिफ्ट देकर उसे विश करने के बाद जा रही थी, पर वान्यू उसे फोर्स करती है कि देखो तुम इस तरह से नहीं जा सकती, आज मेरा बर्थडे है तो हम सभी लोग मिलकर एंजॉय करेंगे। कि वो वान्यू के कहने पर वहाँ पर बैठ जाती है। चैंग जिस तरह से आयु का ध्यान रख रहा था, ये चीज़ यान्सी से देखी नहीं जाती एंड वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद भी पार्टी तो चालू थी। फिर ये लोग मूवी देख रहे थे।
आयु सो चुकी थी। मूवी में किसिंग सीन चल रहा था। ये देखकर चैंग का आयु को किस करने का मन करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। एक दिन ये सारे फ्रेंड्स मिलकर ऐसे ही डिनर कर रहे थे कि आज फिर से चैंग और यांसी के बीच में स्पाइसी फूड को लेकर कंपटीशन हो जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, कि आयु इन दोनों को ही रोकती है कि अगर इसी तरह से तुम लोग स्पाइसी फूड खाते रहे तो कल सुबह तुम लोगों को ही तकलीफ होगी। यांसी को यहाँ पर यह बात बुरी लग जाती है कि आयु ने पहले चैंग को रोका और उसे पीने के लिए ड्रिंक भी दिया, जबकि उसने मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्या अब उसने मेरी केयर करना बंद कर दिया है? तभी ही वानियों के नाक से खून निकलता है। यह देखकर चैंग उसके साथ घर चला गया था। आयु भी अपने घर जा रही थी कि यांसी उसके पीछे पीछे आता है एंड रास्ते में चैंग की काफी बुराई कर रहा था कि वो इतने बड़े शहर का लड़का होकर ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करता है, वो कितना नैरो माइंड है। आयु कहती है कि देखो, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो सीधा मुझे कहो, मेरे दोस्तों को बीच में घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं। कि वो कहता है कि अब वो लड़का तुम्हें इतना पसंद आने लगा कि तुम उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। वो कहती है कि यांसी, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ की वजह से तुमने अपने पेरेंट्स खोए और तुम मुझसे नफरत करते हो, पर तुम इन सारी बातों को भुला क्यों नहीं देते? वो एक्सीडेंट गलती से हुआ था। मेरी माँ ने तुमसे काफ़ी बार माफ़ी भी मांगी, तो तुम इस बात को जाने दो। यांसी कहता है कि पेरेंट्स के मरने के बाद तुम इकलौती मेरी दोस्त थी, पर अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुम्हें दूसरों की परवाह होने लगी है। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम लोग पहले की ही तरह रहेंगे। अगले दिन आयु ने यांसी को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया था ताकि आयु की माँ उसे माफ़ी मांग सके और सब कुछ इन लोगों के बीच में सॉर्ट आउट हो सके। लेकिन उस दिन यांसी आता ही नहीं। काफ़ी देर हो जाती है। नानी और उसकी माँ तो घर के अंदर चले गए थे। आयु अभी भी यांसी का इंतज़ार कर रही थी। ऐसे ही इंतज़ार करते करते 12 बज चुके थे। अब आयु को यांसी की फिक्र होने लगती है कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। वो जैसे ही उसे ढूंढने बाहर जाती कि वहाँ पर तानचिंग आकर उसे बातें सुनाती है। वो कहती है कि यांसी की ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई। तुम दोनों माँ बेटी भोली भाली बनने का नाटक करके उसके साथ आना चाहती हो, पर तुम्हें पता नहीं कि यांसी के लिए ये सब कुछ करना कितना ज्यादा मुश्किल है। ये सब कुछ सुनकर आयु की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज वो सचमुच में सब कुछ ठीक करना चाहती थी। यांसी के साथ पहले की ही तरह रहना चाहती थी, पर वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई। आगे इन लोगों के एग्जाम शुरू हो गए थे, मगर यांसी आता ही नहीं। आयु को उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी और चैंग उसकी परवाह कर रहा था। वो उसे सोडा देते हुए कहता है कि फिलहाल तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद आयु चैंग को बताती है कि मैं तो तुम्हें बचपन से ही जानती हूँ। कि चैंग कहता है कि एक दिन जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला था, तब वो रोते हुए ऐसे ही जा रहा था कि आयु ने उसे रोते देखकर एक रेड कलर का ब्रेसलेट दिया गुड लक के लिए। चैंग कहता है कि मैं तो तुम्हें उसी दिन से जानता था। वो इन लोगों की पहली मुलाकात थी और ये इतनी ज़्यादा यादगार थी कि ये दोनों ही उसे भूल नहीं पाए थे। फिर इनका वेकेशन स्टार्ट हो जाता है। चैंग के फादर उसे ले जाने आए थे। वो कहते हैं कि अब से तुम अब्रॉड जाकर स्टडी करोगे। मैंने वहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ इंतज़ाम कर दिया है। कि वो मना करता है कि मुझे अब्रॉड नहीं जाना, मैं यहाँ पर रहकर भी अपना कॉलेज पूरा कर सकता हूँ। लेकिन फादर तो नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए ही तो कर रहा हूँ। चैंग के दूसरे शहर जाने के बाद आयु काफ़ी अकेली पड़ गई थी। उसे चैंग की काफ़ी याद आ रही थी। वो कहती है कि जब भी वो मेरे साथ रहता था तो हमेशा ही मुझे हंसाया करता था। उसने मुझे लाइफ को एंजॉय करना सिखाया था। तो वहीं चैंग का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी आयु को काफ़ी मिस कर रहा था। अभी वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ कैराओके में आया था, पर उसे अच्छा नहीं लगता एंड वो रात में ही आयु से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है
कि तुमसे अलग हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और देखो तो मुझे तुम्हारी इतनी ज़्यादा याद आने लगी कि ये सुनकर आयु शर्मा जाती है। आगे वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे शहर में कॉलेज में पढ़ने आ सकती हो। देखो वो यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं, तुम उस शहर में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती हो और यहाँ पर नानी और अपनी माँ का ध्यान भी रख सकती हो। आयु को उसका ये आइडिया पसंद आता है कि ऐसे में वो दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, पर वो उसे हाँ नहीं कहती क्योंकि अभी भी उसके मन में अपनी नानी और माँ का ख्याल चल रहा था। तभी ही चंग को वानियों का कॉल आता है कि वो भागकर घर आता है, जहाँ पर वो काफ़ी रो रही थी क्योंकि उसे कैंसर हो गया था और उसे काफ़ी सालों तक हॉस्पिटलाइज होकर रहना पड़ेगा। चैंग कहता है कि रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाने से पहले वो अपने सारे दोस्तों को खाने की ट्रीट देती है। उसने सभी लोगों से झूठ बोला था कि मैं तो अब्रॉड स्टडी करने जा रही हूँ। खाना खाने के टाइम पर आयु सभी को बताती है कि उसे ब्रॉडकास्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो आगे चलकर एक आरजे बनना चाहती है। ये सुनकर चैंग वापस से उसे अप्रोच करता है कि मेरे शहर में जो कॉलेज है वहाँ पर भी ब्रॉडकास्टिंग फैकल्टी है, तो तुम वहाँ पर भी अप्लाई कर सकती हो। ये सुनकर आयु स्माइल कर देती है। यान्सी ने उन लोगों की बातें सुन ली थी। वो सामने आकर आयु से कहता है कि क्या तुम्हें अब इस लड़के की फिक्र होने लगी है? क्या तुम मुझे छोड़कर इसके पास जाना चाहती हो? आयु कहती है कि यान्सी देखो ऐसी बात नहीं है, कि वो कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, सभी के सामने अच्छा बनकर रहना चाहती हो। यान्सी यहाँ पर वापस से उसी बात को लाता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ तो काफ़ी पागल थी और इसी वजह से उसने गलती करी और मेरे माँ बाप उसमें मारे गए। उस जैसी पागल औरत को तो मर जाना चाहिए। आयु को ये सुनकर धक्का सा लग जाता है कि यान्सी मुझे और मेरी माँ को लेकर ऐसी सोच रखता है। जब वो घर वापस आती है कि उसकी माँ ने हल्ला मचा दिया था, वो कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़कर उस अमीर लड़के चैंग के साथ उसके शहर जाना चाहती हो? आयु उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने चैंग को मना कर दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, मुझे यहाँ पर रहकर नानी और आपका ध्यान रखना है। मगर वो तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी और आयु को चाटा लगा देती है। वो कहती है कि मैं पागल हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो ना। आयु रोती हुई बाहर चली जाती है। यहाँ पर मुझे सचमुच में आयु के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। एक तरफ चैंग के साथ उसका ब्राइट फ्यूचर था, वो उसके साथ रोज़ ही खुश रह सकती थी, मगर उसने अपनी माँ और नानी के साथ रहना पसंद किया क्योंकि आयु एक जिम्मेदार लड़की थी। मगर इन लोगों के पास से भी उसे निराशा मिली। आयु को रोकर जब हल्का महसूस होता है कि वो घर वापस आती है, मगर वो देखती है कि उसकी माँ ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली है। अगले दिन वो उसका फ्यूनरल कर रही थी, तो दूसरी तरफ चैंग वान्यू के साथ हॉस्पिटल में था। वो बार बार आयु को कॉल कर रहा था, मगर वो उसका फ़ोन उठाती ही नहीं। आयु को उसकी माँ का लिखा नोट मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ ना, मेरी वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं आशा रखती हूँ कि अगले जन्म में तुम्हें मुझ जैसी पागल माँ ना मिले। यह पढ़कर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि ये सारी मेरी गलती है, माँ ने मेरी ही वजह से खुदकुशी की। यान्सी को जब इसके बारे में पता लगता है कि वो भागकर आयु से मिलने के लिए आता है, मगर उसके पास जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। उसे याद आता है कि कल ही उसने आयु से कहा था कि तुम्हारी माँ जैसी को तो मर जाना चाहिए। वो कहता है कि अब आयु मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। आगे आयु ने अपनी माँ को कब्र में दफना दिया था। सभी के जाने के बाद वो भी यहाँ से जा रही थी कि उसके पास यान्सी आता है। अभी यान्सी को अपने कहे हुए सारे शब्दों पर पछतावा हो रहा था। आयु कहती है कि तुम तो यही चाहते थे ना कि मेरी माँ मर जाए, अब वो मर चुकी है। तुम्हारे कलेजे को तो काफ़ी ठंडक मिली होगी। जब तक वो जिंदा थी तब तक वो तुमसे माफ़ी की भीख मांगती रही और तुम उसे इग्नोर करते रहे। तुमने ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी ये जिद, तुम्हारा ये इग्नोर करना उसे कैसा लग रहा होगा। यान्सी कहता है कि सॉरी। आयु कहती है कि सॉरी, आखिर में तुम किस बात के लिए सॉरी कह रहे हो? आज के बाद से मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, आगे से कभी भी मेरे सामने मत आना। कुछ दिनों के बाद चैंग को जब इसके बारे में पता लगता है
कि वो भागकर आयु से मिलने आता है एंड कहता है कि माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गई। वो कहती है कि चैंग, मैं तुम्हारे साथ दूसरे शहर नहीं आ सकती, मुझे यहाँ पर रहकर अब अपनी नानी का ध्यान रखना होगा। चैंग कहता है कि फिर तुम किस कॉलेज में जाना चाहती हो, तुम जहाँ भी चाहोगी मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। वो कहती है कि तुम बात को समझ नहीं रहे, मुझ जैसी गरीब लड़की के लिए तुम अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो और अपने फादर के कहने पर अब्रॉड चले जाओ। इतना बोलकर वो उसके साथ रिश्ता खत्म करके वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी हमें 7 सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपनी ही कहानी सुना रही थी। वो जानती थी कि उसकी कहानी, उसके ये सारे फोटोज वांगचुन के भाई ने ही उसे भेजे हैं। जब वो अपना काम खत्म करने के बाद घर वापस जा रही थी कि वांगचुन का भाई उसका पीछा करने लगता है। ये लड़का काफी सालों से जेल में था, मगर बाहर आते ही इसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पर यांसी और चैंग दोनों ही मिलकर इसकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं एंड कहते हैं कि आयु से आगे से दूर रहना। कि ये पिटने के बाद काफी कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि मैं तुम दोनों को देख लूंगा। यांसी चैंग से कहता है कि तुम अभी आयु के साथ रहो, क्या पता ये बंदा वापस से उसे परेशान करने आ जाए। अगले सीन में चैंग आयु के घर पर चला गया था। वो कहता है कि मैंने अपना घर बेच दिया, अब मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं, यहाँ के सारे होटल्स भी फुल है। कि वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। अगले दिन तानचिंग आयु को मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे बताती है कि यांसी वापस आ चुका है और उसने मुझे बताया कि वांगचुन का छोटा भाई अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। ये सुनकर आयु को एक आइडिया आता है एंड वो तानचिंग की मदद से उसे यहाँ पर बुलाती है। उसके बाद ये दोनों ही लड़कियां मिलकर उसे काफ़ी ज़्यादा मारती है। आयु उसे पूछती है कि बताओ अभी भी तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। कि ये कहता है इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। आयु उसके मुंह पर पेपर स्प्रे मार कर कहती है कि मुझे तुम्हारे मुंह से सच सुनना है। कि वो बताना शुरू करता है। एक दिन उसने अपने बड़े भाई वांगचुन के साथ मिलकर आयु के साथ गलत चीज़ करने का प्लान बनाया था, मगर यांसी ने उन लोगों की बातें सुन ली थी। फिर किसी सुनसान गली में यांसी ने इन दोनों भाइयों की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई की। इस छोटे वाले का तो उसने हथियार ही डिफेक्ट कर दिया था कि तभी ही वहाँ पर पुलिस आकर इन सभी को पकड़कर ले जाती है। अब ये दोनों भाई तो पहले से ही गुंडे थे, इनके खिलाफ काफ़ी सारी और भी कंप्लेंट्स आई थी, इसीलिए पुलिस उन दोनों को ही जेल में डाल देती है और यांसी को रिहा कर देती है। वेल ये वही दिन है जिस दिन आयु ने यांसी को घर पर मिलने के लिए बुलाया था ताकि सब कुछ सॉर्ट आउट हो सके, पर यांसी पुलिस स्टेशन में बिजी रहने की वजह से उसके घर नहीं पहुंच पाया। ये कहता है कि उस यांसी की वजह से अब मैं जिंदगी भर कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाऊंगा। आयु ने पहले से ही पुलिस बुलाकर रखी थी जो कि इसे पकड़कर वापस से जेल में डाल देती है। तभी ही वहां पर भागे हुए ये दोनों भी आ जाते हैं कि आयु उसे सारी बातें बताती है। यांसी आयु को देखकर थोड़ा घबरा रहा था कि वो कहती है कि यांसी आगे से कभी भी तुम मुझसे बातें मत छुपाना। ये दोनों सारी पुरानी बातों को भुलाकर वापस से दोस्त बन जाते हैं। आयु ने वान्यू को काफी सालों से नहीं देखा था, इसलिए वो बार बार चैंग से उसके बारे में पूछ रही थी। अब चैंग को उसे बताना ही पड़ता है कि वान्यू कहीं अब्रॉड में नहीं गई है बल्कि यहाँ पर हॉस्पिटलाइज है। ये सुनकर अगले दिन ये दोनों उसे मिलने चाहते हैं। आयु उसे पूछती है कि अगर तुम इतनी ज्यादा बीमार थी फिर तुमने हमें ये बात बताई क्यों नहीं। वान्यू कहती है कि माफ करना, मैं बताकर तुम लोगों को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। डॉक्टर चैंग को बताते हैं कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी, अब चिंता की कोई बात नहीं। हॉस्पिटल से वापस घर आने के बाद चैंग आयु को प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी। कि वो हमें जवाब देती है। फिर हमें यहाँ पर इनका एक किसिंग सीन भी दिखाया जाता है। आगे यांसी इस शहर को छोड़कर जाने वाला था क्योंकि वो समझ गया था
कि चैंग आयु का उससे ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेगा। आयु उसे माफी मांगती है कि पास्ट में मुझे तुम्हारे साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मुझे पता था कि मेरी माँ की ही वजह से तुमने अपने पेरेंट्स खोए। कि वो कहता है कि वो सारी तो पुरानी बातें हैं और आगे से हम दोनों के बीच में कभी भी कोई सॉरी या फिर थैंक यू नहीं होना चाहिए। जब वो यहाँ से जा रहा था कि हमें पता लगता है कि वो आयु को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, मगर यानसी ने उसे ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि वो समझ गया था कि आयु चैंग को पसंद करती है एंड उसी के ही साथ वो ज़्यादा खुश रहेगी। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वान्यू अब कॉलेज जाने लगी थी और वहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन गया था। चैंग और आयु जल्दी ही शादी करने वाले थे और आयु चैंग के घर पर रहने जाने वाली थी। एक छोटे से फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल टाइम में चैंग के मन में एक डिजायर थी कि उसे आयु के साथ पूरी दुनिया घूमनी है, क्योंकि आयु कभी भी इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं गई। अभी वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। इस कहानी में यानसी मेल लीड था और चैंग सेकंड मेल लीड। आयु ने चैंग को चूज किया। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर ही ख़त्म। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।